नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 12th में हमारा 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स चल रहा था। उसमें हमने हाइगेन का तरंग सिद्धांत देख लिया। उसके पश्चात हमने हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर दी थी। और आज का हमारा टॉपिक है हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। लास्ट वीडियो में हमने परावर्तन की व्याख्या की थी और इस वीडियो में हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। दोनों काफी सिमिलर टॉपिक है। यदि लास्ट टॉपिक आपको समझ में आ जाता है तो ये टॉपिक भी आपको आराम से इजी वे में समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं हाइगेन के तरंग सिद्धांत से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत है क्या। तो देखिए, हाइगेन ने यह कहा कि प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है। और अपने सिद्धांत के इन्होंने दो भाग बताए। पहले पार्ट में इन्होंने ये कहा कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। दूसरा भाग था कि प्रकाश है वो द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है। तो तरंगाग्र का सिद्धांत और द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दोनों हाइगेन के तरंग सिद्धांत के पार्ट थे। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं वो वाला पार्ट जो इस वीडियो में यूज में आएगा। पहला पार्ट यूज में आएगा। वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जब हमने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की थी। वहीं पर मैं आपको ले चलता हूं। लास्ट वीडियो में ये सब हमने देखा था। मैं आपको पुनः रिवाइज करवा देता हूं हाइगेन का तरंग सिद्धांत। और उसका पहला पार्ट है तरंगाग्र का सिद्धांत। हाइगेन के तरंग सिद्धांत का पहला पार्ट है तरंगाग्र का सिद्धांत। तरंगाग्र का सिद्धांत हमें यह कहता है कि प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। प्रकाश किस रूप में संचरित होगा? तरंगाग्र के रूप में संचरित होगा, वेव फ्रंट के रूप में संचरित होगा। अब बात यह आती है कि तरंगाग्र होता क्या है, तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो देखिए, तरंगाग्र की एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए, फिर मैं आपको डायग्राम के जरिए समझा दूंगा कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश तरंगे एक समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। ये एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसके ऊपर जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो एक समान कला में होगी, अर्थात उनका विस्थापन सेम होगा। जितनी भी प्रकाश किरणें उस पृष्ठ के ऊपर होगी सबका विस्थापन सेम होगा। तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहेंगे, वेव फ्रंट कहा जाएगा। यहां पर आप ध्यान दें कि हमारे पास में बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं। जो ये व्हाइट वाली आप देख रहे हैं ये तरंग के रूप में हमने उनको दिखाया है। प्रकाश की तरंगे इधर संचरित हो रही है, ये ब्लू वाली प्रकाश किरणें हैं और उनको हमने इस तरंग के रूप में दिखाया है। अब क्या है, इन प्रकाश किरणों के ठीक लंबवत और सभी प्रकाश की किरणें एक समान कला में होगी, एक ऐसे पृष्ठ का निर्माण करेंगे तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहेंगे। उस पृष्ठ को क्या कहा जाएगा? तरंगाग्र कहा जाएगा। चलिए देखिए कि यहां पर ये जो आप पृष्ठ देख रहे हैं इस पर प्रकाश तरंगों का विस्थापन 0 है, तो इस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहेंगे। इस पृष्ठ को क्या कहेंगे? तरंगाग्र। यहां पर भी आप ध्यान देंगे तो देखिए पाएंगे कि इस पृष्ठ के ऊपर प्रकाश की तरंगों का विस्थापन अधिकतम होता है। तो ये वाला जो पृष्ठ है इस पर प्रकाश तरंगें अधिकतम विस्थापित होती है, तो इस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहेंगे, वेव फ्रंट कहा जाएगा। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश की तरंगें एक समान कला में होती है तरंगाग्र कहलाता है। एक चीज यहां पर आपको समझनी होगी कि प्रकाश किरणें और तरंगाग्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। तरंगाग्र तो एक पृष्ठ होता है और किरण एक रेखा के रूप में है,
तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा, पृष्ठ ऐसे रहेगा, किरण ऐसे रहेगी। ओके, तो ये आपको समझना है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर इन सबको हम यूज में लेंगे। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपको यदि इतना समझ में आ गया तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको बेटर तरीके से आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चल रही है और वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से चलती हुई क्या करेगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, वह अपने पथ से मुड़ जाती है। ये प्रकाश की किरण यहां आ रही है, यहां पर आकर टकराई, इधर मुड़ गई, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आई से, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को आर से लिखते आए हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन को एक बार समझ लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और पृष्ठ से एक लंबवत रेखा खींचेंगे, इसे हम अभिलंब कहेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई से आपतन कोण कहा जाता है, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को आर से अपवर्तन कोण कहा जाता है। यह प्रकाश के अपवर्तन में हमने पढ़ लिया था, देख लिया था। अब मैं इस टॉपिक हेतु जो डायग्राम है उसको निर्मित करने जा रहा हूं। आप यहां पर ध्यान देंगे, दो पृष्ठों को अलग करने वाला पृष्ठ, दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ अंतरा पृष्ठ, ये मैंने क्या बनाया है, अंतरा पृष्ठ का निर्माण किया है। ये एम, ये है एम डेस, इधर है माध्यम एक, इधर क्या है माध्यम एक, और इधर है माध्यम दो, माध्यम सेकंड कह दीजिए। दो माध्यम है और दोनों को अलग करने वाला पृष्ठ एम एम डेस है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि हम कुछ प्रकाश की किरणें इस पृष्ठ के ऊपर आपतित करवाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास में एक प्रकाश की किरण है, ये हमारे पास में दूसरी प्रकाश की किरण है इस तरीके से, और ये प्रकाश की किरणें, देखिए पहले एक बार एक प्रकाश किरण को आप देख लेवे, अच्छे से समझ लेवे कि ये वाली प्रकाश की किरण यहां से आकर टकराती है तो ये हमारे पास में इस तरीके से अपने पथ से विचलित हो जाती है। यहां पर भी सिमिलर तरीके से इसका भी विचलन हो जाता है, इस वाली प्रकाश किरण का भी विचलन हो जाता है। तो ये एक प्रकाश की किरण आई, ये एक प्रकाश की किरण आई, और ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो आपतित प्रकाश की किरणें, ये यहां से क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती, तो इसको हम कहेंगे अपवर्तित प्रकाश की किरणें। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देंगे, ये हमने अभिलंब का निर्माण किया है, यहां पर भी हमने अभिलंब का निर्माण किया है। ये एन एन डेज से कह रहे हैं, यहां पर भी एन एन डेज से लिख रहे हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को हमने आई से, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हमने आर से इस तरीके से दिखा दिया है। आप चाहें तो आर यहां पर भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये दोनों प्रकाश की किरणें समांतर है, ये दोनों प्रकाश की किरणें भी एक दूसरे के समांतर है। अब मैं यहां पर निर्मित करने जा रहा हूं तरंगाग्र। जो तरंगाग्र होता है विद्यार्थियों, वो थोड़ा सा अलग, चलिए इसी से ले लेंगे हम। तरंगाग्र है वो प्रकाश किरणों के लंबवत होता है। तो ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है, इसके जस्ट लंबवत, और ये वाला जो तरंगाग्र है इसको भी हम इसके लंबवत ले लेते हैं। एक बार डायग्राम देख लें, ये हमारे पास में प्रकाश तरंगाग्र है, इसको हम कहेंगे आपतित तरंगाग्र। इसको हम क्या कहेंगे, आपतित
तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र कहेंगे। ये वाला है तरंगाग्र W डैश, ये आपतित तरंगाग्र है। ये ऐसे बढ़ रहा है आगे, ये यहां पर आकर टकरा रहा है, ये यहां पर आकर टकराता, इसको नाम दे देता हूं मैं A और इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं B। तो AB हमारे पास में आपतित तरंगाग्र है। यह तरंगाग्र ऐसे आया और यहां पर टकरा रहा है। अब यहां से क्या होता है, स्मॉल t समय में A है वो तो यहां पहुंच जाता है और B है वो यहां पहुंच जाता है। B यहां पर पहुंच गया तो इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं B डैश। A यहां पर पहुंच गया तो इसको मैं नाम दे देता हूं A डैश। तो अपवर्तित तरंगाग्र है ये। कैसा है? अपवर्तित तरंगाग्र। और अपवर्तित तरंगाग्र यहां पर है A डैश B डैश, A डैश B डैश। ओके, डायग्राम समझ में आ गया है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इतना समझ लीजिए, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे, डायग्राम को और मॉडिफाई करेंगे कि ये हमारे पास में एक प्रकाश की किरण है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। जब पहले माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने पथ से मुड़ जाएगी। ये कोण आई तो ये कोण हो जाएगा R, ये कोण क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ओके, अब यहां पर भी इसके समांतर जो प्रकाश की किरण आई उसके लिए भी यही है, ये कोण I है और ये कोण R है। इतना समझ आ गया? प्रकाश किरणें जिधर से आती है उसके ठीक लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसको हम तरंगाग्र कहते हैं। ये एक ऐसे पृष्ठ है और W डैश के रूप में दिखाया है और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और ये यहां पर AB के रूप में, इसको हम कहते हैं आपतित तरंगाग्र। क्या कहा जाता है? इंसिडेंट वेव फ्रंट कहा जाता है। अब क्या होता है कि इसका ये वाला बिंदु तो इस माध्यम में प्रवेश कर जाता है। A का A डैश पर पहुंचने में लगा समय स्मॉल t है, तो B वाला बिंदु है वो B डैश पर पहुंच जाता है, वो भी स्मॉल t समय में पहुंचता है। इसमें प्रकाश का वेग है c1, जो माध्यम 1 है उसमें प्रकाश का जो वेग है वो मैं लेकर चल रहा हूं c1, और माध्यम 2 में प्रकाश का जो वेग है वो हम लेकर चल रहे हैं c2। इसमें प्रकाश का वेग कितना लेकर चल रहे हैं? c2 लेकर चलेंगे। ये प्रकाश का वेग है c2। ओके, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। इसमें प्रकाश का वेग है c1, इसमें प्रकाश का वेग है c2। ओके, अब देखो एक और बात जो मैंने आपको अभी भी बोली है उस बात को मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि A कहां पहुंचता है? A डैश पर पहुंचने में लगा समय है स्मॉल t, कि t समय में A डैश पर पहुंच जाता है, उतने ही समय में B कहां पहुंच जाता है? B डैश पर पहुंच जाता है। चलिए ध्यान देंगे, स्मॉल t समय में, स्मॉल t समय में A डैश पर पहुंच जाता है। A कहां पहुंच जाता है? A डैश पर पहुंच जाता है। उतने ही समय में, उतने ही समय में B डैश पर पहुंच जाता है। B कहां पहुंच जाता है? B डैश पर पहुंच जाएगा। B कहां पहुंच गया? B डैश पर पहुंच जाएगा। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देंगे A डैश ये दूरी है और दूरी बराबर हम क्या जानते हैं? दूरी बराबर हम जानते हैं चाल इंटू समय, चाल इंटू समय हम जानते हैं। तो देखिए दूरी तो है ये A डैश, A डैश ये दूरी है। चाल कितनी है? इस माध्यम के अंदर चाल है c2, इस माध्यम में चाल कितनी है? c2, और यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय t। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से B कहां पहुंच गया? B डैश पर, तो B डैश बराबर क्या आ गया? c1t। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2।
समीकरण 1 और 2 हमारे आगे यूज में आएगी। जब हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे तो हमें यहां पर स्नेल का नियम फाइंड आउट करना है, तो वहां पर इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर आप ध्यान दें कि ये वाली आपतित किरण और तरंगाग्र, इन दोनों के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। ये आई हो गया, तो ये हो गया हमारे पास में 90 माइनस आई, 90 माइनस आई हो गया। जगह थोड़ी छोटी है और ये वाला एंगल हमारे पास में है 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। अब यहां से अभिलंब और इस पृष्ठ के बीच का कोण 90 डिग्री, ये 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? आई हो गया है। क्या हो गया है? आई। अब इसी प्रकार से ये आर, तो ये क्या हो गया? 90 माइनस आर, और ये 90 माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। देखो ध्यान देना, यहां से यहां तक का कोण 90, ये आर है, तो ये 90 माइनस आर, और यहां से यहां तक फिर से 90, तो ये 90 माइनस आर होगा, तो ये आर होगा। या आप इसको ऐसे देख लीजिए कि ये कोण 90 डिग्री है, ये 90 माइनस आर होगा, क्योंकि ये आर है, ये आर है, तो ये 90 माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा? आर, क्योंकि इन तीनों कोणों का योग तो कितना होना है? 180 डिग्री। एक 90 डिग्री है, तो बाकी के बचे कोण क्या होंगे? एक आर, तो दूसरा 90 माइनस आर, तो ये 90 माइनस आर है, तो ये कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। आप इनको एक बार देख ले, अच्छे से समझ लें, फिर कोई इश्यू नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं? त्रिभुज ए पी बी डेस, पी बी डेस में इस त्रिभुज के अंदर हम निकाल रहे हैं लंब बट्टे में कर्ण। ये कोण है वो 90 डिग्री है, लंब बट्टे में कर्ण निकाल रहे हैं, तो अपने पास में साइन आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन आई। साइन आई बराबर लंब, लंब हमारे पास में हो गया बी बी डेस बट्टे में कर्ण, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी डेस। यह आ गई समीकरण 3। कौन सी इक्वेशन आ गई है? थर्ड इक्वेशन। फिर देखें त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस में साइन आर, साइन आर बराबर क्या आएगा? लंब, लंब हो गया ए डेस, ए डेस बट्टे में कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी डेस। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 3 को किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। अपन को क्या मिल जाएगा? समीकरण 3 भाग 4 से, 3 के अंदर किसका भाग लगा दीजिए? 4 का भाग लगा दीजिए, तो साइन आई बट्टे में साइन आर बराबर, देखिए ये हमारे पास में है बी बी डेस बट्टे में ए बी डेस बट्टे में ए डेस बट्टे में ए बी डेस। ए बी डेस से ए बी डेस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में क्या आ रहा है? साइन आई अपोन में साइन आर बराबर, यह आ गया बी बी डेस बट्टे में ए डेस आ गया है। बी बी डेस की वैल्यू समीकरण 2 से और ए डेस की वैल्यू समीकरण 1 से इसमें पुट कर देंगे। देन अपन को क्या मिल जाएगा? C1T बट्टे में C2T, T से T कैंसिल हो जाएगा, C1 बट्टे में C2 आ जाएगा। और यही हमारे पास में स्नेल का नियम है, जो कि अपवर्तन के नियमों का एक भाग है। ओके, अपने पास में क्या आ चुका है विद्यार्थियों? साइन आई अपोन में साइन आर बराबर आ चुका है C1 अपोन C2, और ये C1 अपोन C2 है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो n/1 के बराबर होती, इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। और यही क्या है? स्नेल का नियम है। यही क्या है? स्नेल का नियम।
यही स्नेल का नियम है। इसी को हम क्या कह रहे हैं? स्नेल का नियम कह रहे हैं। इसी को क्या कहा जा रहा है? स्नेल का नियम कहा जा रहा है। समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, वो हम इस डायग्राम से बता सकते हैं। हमारे पास में एक सिंपल सा चित्र है, डायग्राम है कि ये हमारे पास में आपतित प्रकाश की किरणें, ये अपवर्तित प्रकाश की किरणें और ये है अभिलंब। तीनों एक ही तल में रहेंगे। यदि ये प्रकाश की किरणें बोर्ड के तल में आ रही है तो अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें भी बोर्ड के तल में ही जाएगी और अभिलंब भी बोर्ड के तल में ही रहेगा। तो तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। ये हम डायग्राम से स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं। चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र या आपतित किरणें कोमा परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें व अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित प्रकाश की किरणें, अपवर्तित प्रकाश की किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर मौजूद रहेंगे, एक ही तल में स्थित रहेंगे। क्लियर हो जाना चाहिए। और यही क्या है? अपवर्तन के नियम है। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत से हमने प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर दी है। ज्यादा थ्योरी यहां पर मैंने पुट नहीं करवाई है। विद्यार्थियों, आपको यदि इससे रिलेटेड थ्योरी, इससे रिलेटेड नोट्स या इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स या इस पूरे सिलेबस से रिलेटेड यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। हमारा जो ऐप है वो है BCS एकेडमी। इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए, हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको यहां पर हैंड रिटन नोट्स क्या मिलेंगे? हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बहुत ही शानदार राइटिंग में। साथ में कंसाइज जो मैटर है, मैटर भी आपको बहुत ही क्वालिटेटिव मैटर मिलने वाला है। तो हैंड रिटन नोट्स आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन हैं। यदि आप हैंड रिटन नोट्स का कोई सा भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी। कितने साल तक? 1 साल तक एप्लीकेशन में रहेगा। साथ में आप देखें कि इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर लेंगे? डाउनलोड हो जाएंगे, आपके गैलरी में जाएंगे, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। इनका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, फोटोकॉपी करवा सकते हैं, चाहे जितनी बार शेयर कर सकते हैं। 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी और वो भी बहुत ही कम प्राइस में, मामूली सी प्राइस में। क्लियर? इसके साथ में आपको यहां पर हमारे पास में वीडियोस के कोर्स भी मिलने वाले हैं। वीडियोस के जो कोर्स होंगे उसमें प्रत्येक टॉपिक का हमने कवर किया है, हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। साथ में वीडियोस में आपको मिलेंगे एनसीईआरटी पर आधारित एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, साथ में
बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो या आप किसी लोकल एग्जाम से रिलेटेड भी क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो वीडियोस के कोर्स में बहुत कुछ, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा। तो विद्यार्थियों जाइए एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, और आपको कक्षा 9 से कक्षा 12 तक नीट से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स और वीडियोस के कोर्स आपको मिल जाएंगे। अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मैं यहां पर किसी प्रिज्म पर या किसी उत्तल लेंस या किसी अवतल दर्पण पर एक समतल तरंगाग्र आपतित करूंगा, और वो समतल तरंगाग्र अपवर्तन के या परावर्तन के पश्चात किस रूप में होगा, कौन से तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अब देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं एक प्रिज्म ले लेता हूं। क्या ले लेते हैं? एक प्रिज्म ले लेते हैं। काफी लंबा चौड़ा हमने प्रिज्म ले लिया है, और इस प्रिज्म के ऊपर हम एक तरंगाग्र आपतित करवाते हैं। ये हमारे पास में एक तरंगाग्र है। मैं आपको बता दूं कि तरंगाग्र की ठीक लंबवत दिशा में प्रकाश की तरंगें होती है। ठीक लंबवत दिशा में क्या होगी? प्रकाश की किरणें होगी। ये एक प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है। अब ये डब्ल्यू डैश के रूप में हमारे पास में ये है आपतित तरंगाग्र। कैसा है? आपतित, जो कि इस प्रिज्म के ऊपर आपतित हो रहा है। ओके, आपतित तरंगाग्र है। जब ये तरंगाग्र इस प्रिज्म के ऊपर आपतित होता है तो ये प्रकाश की किरणें हैं वो इस तरीके से मुड़ जाएगी। तरंगाग्र है वो इस तरीके का रूप धारण कर लेगा। ये प्रकाश की किरणें ऐसे मौजूद होगी, ऐसे झुक जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारे पास में है डब्ल्यू डैश। इसको हम कहते हैं अपवर्तित तरंगाग्र। अपवर्तित तरंगाग्र इसको हम कहेंगे। क्या कहा जाएगा? अपवर्तित तरंगाग्र कहा जाएगा। ओके, देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि यदि आपके पास में ये कोई प्रिज्म है और यदि कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आकर आपतित होती है तो वो ऐसे आपतित होगी, फिर इधर मुड़ेगी, थोड़ी सी इधर जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रकाश की किरणें जा रही है, और तो जो तरंगाग्र है वो थोड़ा सा झुक जाएगा। यहां पर प्रिज्म की सहायता से हम तरंगाग्र को किसी एंगल पर झुका सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर ले रहा हूं उत्तल लेंस। हमारे पास में क्या है? यह है उत्तल लेंस। अब की बार हम इसके ऊपर समतल तरंगाग्र आपतित करवाएंगे। क्या करवाने जा रहे हैं? एक समतल तरंगाग्र है, ये प्रकाश की किरणें हैं, और जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस बिंदु की ओर जाएगी। ये इस तरीके से ऐसे एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। ये डब्ल्यू डैश एक गोलीय तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? गोलीय तरंगाग्र, जो कि अभिसरित है, एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो रहा है। ये आपतित तरंगाग्र है जो कि एक समतल तरंगाग्र है। कैसा तरंगाग्र है? समतल तरंगाग्र है। ओके, जो कि एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा होता है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। मैं यहां पर एक और स्थिति ले लेता हूं। ये हमारे पास में है अवतल दर्पण। ये हमारे पास में क्या है? अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण पर इस तरीके से मैं लेकर चल रहा हूं एक ये समतल तरंगाग्र हम लेकर चल रहे हैं ऐसे, और ये समतल तरंगाग्र जब इससे टकराएगा तो गोलीय तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाएगा। टकराकर वापस जब प्रकाश की किरणें आएगी तो वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी?
फोकस बिंदु से होकर जाएगी तो एक गोलीय तरंगागर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास में है आपतित वाला तरंगागर। कौन सा है? आपतित तरंगागर, जो कि समतल तरंगागर है। कैसा है? समतल आपतित तरंगागर है। और ये अपने पास में जो तरंगागर है ये है गोलीय, एक गोले के रूप में, अभिसरित गोले के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ स्थितियां हमने दिखाई है कि जब कोई समतल तरंगागर किसी प्रिज्म पर, किसी उत्तल लेंस पर या अवतल दर्पण पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात वो किस तरीके से झुक जाता है या किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की, वो भी हाइगेन के तरंग सिद्धांत की सहायता से। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें हम प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।